मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज मैं आपसे सिनॉप्सिस से संबंधी एक अलग विषय पर बात करने वाला हूँ, मेथडोलॉजी। देखिए, जब आप सिनॉप्सिस या पीएचडी लिखते हैं तो दो चीज़ें अति महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होती है थियोरी, मतलब ऐसे कौन से सिद्धांत से आप एक समस्या को या एक विषय को आप डील करना चाहते हैं, कौन से धरोहर पर खड़े रहकर आप एक समस्या, एक विषय को देखना चाहते हैं, कौन सा वो लेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन सा वो आईना इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप किसी समस्या, किसी फिनोमिनन को, किसी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थियरी आपकी ये मदद करती है। आप सब कुछ एक पीएचडी में उस समस्या का जो है ना अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आपको एक दृष्टिकोण देना पड़ेगा और थियरी आपको एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण देती है। तो एक तो बात हो गई आपकी थियरी की। दूसरी बात होती है मेथडोलॉजी। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण अंक है जो आपके सिनॉप्सिस या पीएचडी का। मूलतः मेथडोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप क्या कार्य पद्धति इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे कि आप अपनी पीएचडी सफलतापूर्वक अच्छी तरह से लिख पाएँ। अब मेथडोलॉजी के कई अंश होते हैं और मैं हर अंश को एक 10 मिनट के कार्यक्रम में, वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो ये कौन से अंश होते हैं हम मेथडोलॉजी के समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है यूनिवर्स, या इसके लिए कुछ किताबें दूसरा शब्द इस्तेमाल करती हैं जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर मूलतः 4 बातें आती हैं। अब ये कौन सी 4 बातें हैं? एक तो हो गया आपका सैम्पलिंग फ्रेम, वो सूची जहाँ से आप अपने सैंपल को, व्यक्तियों को या किसी और चीज़ को निकाल कर उनका अध्ययन करने वाले हैं, वो आपके अध्ययन का एक भाग होने वाली हैं। दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड, किस पद्धति से आप 200, 300, 400 जो सैंपल को चयन करते हैं, कैसे सेलेक्ट करने वाले हैं, उनका कैसे चयन करने वाले हैं, इसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है जब आप अपनी डेटा का एनालिसिस करते हैं। तीसरा भाग होता है, और ये भी अति महत्वपूर्ण है सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंतर्गत, कि सैम्पलिंग का साइज़ कितना होना चाहिए। अब विद्यार्थी अलग अलग अटकलें लगाते हैं, कुछ बोलते हैं हम 50 से करने वाले हैं, कुछ हम 100 से करने वाले हैं। तो सैम्पलिंग की डिज़ाइन का पता लगाने के लिए एक फार्मूला होता है। अक्सर ऐसा होता है पीएचडी में हम 200, 300 या लगभग 300 से काम चला लेते हैं, मगर जब आप बाज़ार में जाके कोई रिसर्च करना चाहते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो सैम्पल साइज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सैम्पल साइज़ में आपको कॉस्ट, उसका प्राइस होता है, उसका दाम होता है, और फिर उसमें आपको समय भी लगता है। और चौथी और अंतिम चीज़ सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंतर्गत होती है कि सैंपल का प्लान, आप सैम्पलिंग प्लान या सैंपल को आप कैसे कैसे अप्रोच करने वाले हो, कहाँ कहाँ उनको ढूंढने वाले हो, कैसे कैसे किसी बस्ती में या गांव में जाने वाले हो तो कैसे उनको ढूंढने वाले हो, ये होता है सैम्पलिंग प्लान। तो सैम्पल डिज़ाइन के अंदर 4 अंतर्गत चीज़ें आ गई हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं 10 मिनट में लगभग किसी कार्यक्रम में इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगली चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आप कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, सांख्यिकी आधारित रिसर्च कर रहे हैं, तो जनरली आम तौर पर आप जो है ना एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, या कह लीजिए क्वेश्चनर इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चनर का निर्माण आप कैसे करने वाले हैं, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण भाग होने वाले हैं, उनमें आप कौन से सवाल पूछने वाले हैं। निश्चित ही आपके कुछ सवाल जो हैं आपके थियोरी से निकल कर आएंगे, सिद्धांत से निकल कर आएंगे। इसके लिए सिद्धांत रखना, थियोरी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित ये बात ही हो गई। अगला इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित एक भी बात और होती है कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि कैसे आप एक एक वेरिएबल को, एक एक चर को परिभाषित करने वाले हों। आपके शोध के संदर्भ में उन वेरिएबल्स की क्या परिभाषा होने वाली है, ये भी अत्यंत ज़रूरी है। अगला चरण होता है मेथडोलॉजी में, आपके क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं या क्या आपकी हाइपोथेसिस हैं। रिसर्च क्वेश्चंस आप उस समय इस्तेमाल करते हो जब आपको किसी विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और हाइपोथेसिस आप उस तरह इस्तेमाल करते हो जब काफ़ी अध्ययन किए जा चुके हैं, काफ़ी शोध किए जा चुके हैं, हमको जनरली प्रक्रिया पता है कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को प्रभावित करता है। ऐसे संदर्भ में आप हाइपोथेसिस जो है आप इस्तेमाल करते हैं, आप लिखते हैं, और हर हाइपोथेसिस की आगे चलने के बाद डेटा एनालिसिस में आप उसका विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि यह हाइपोथेसिस आप सपोर्ट करते हो या सपोर्ट नहीं करते हो। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। आप जो भी प्रश्न, जो स्केल आप इस्तेमाल करने वाले, और स्केल के बारे में हम आगे फिर बात करने वाले हैं, उसकी रिलायबिलिटी, मतलब कितनी जो स्केल, एक वो चीज़ होती है जिसमें आप कुछ सवाल एक दूसरे से जो संबंधित होते हैं, किसी एक ख़ास जो है ना चीज़ को, जैसे मोटिवेशन हो गया, उसका परीक्षण करने के लिए और उसका पता लगाने के लिए आप जो है स्केल इस्तेमाल करते हो।
तो हर स्केल कितनी रिलायबल है, कितनी विश्वसनीय है, इसको पता लगाने के लिए आप एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हो, है ना। और ये कंप्यूटर के और SPSS और SAS के द्वारा आप ये कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी इसका टेस्ट करना ज़रूरी है। तो ऑपरेशनलाइजेशन हो गया, रिसर्च क्वेश्चंस हो गए, हाइपोथेसिस हो गई, या आपकी रिलायबिलिटी हो गई, उसको भी आपको चेक करना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है भाग प्लान ऑफ एनालिसिस। जो भी आपने प्रश्नावली भरवाई है 200-300 लोगों से, आपके पास जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसको आप शायद किसी एक्सेल में डालोगे या किसी और दूसरे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में डालोगे। उसकी एनालिसिस क्या करोगे आप, उसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे करोगे, या उसका आप कोरिलेशन करने वाले हो, या किसी तरह का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हो, संबंध पता लगाने वाले हो, ये तय आपको पहले ही कर लेना चाहिए। देखिए, रिसर्च में ख़ास बात ये होती है, जब आप सिनॉप्सिस लिखते हो, आप आगे क्या काम करने वाले हो ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक जो रूपरेखा आप बनाते हो, एक जो आप रास्ता तय करते हो, उसमें जो मील के पत्थर तय करते हो, वो आपको पहले सब रेखांकित कर देना चाहिए, चित्रित कर देना चाहिए, नियमानुसार उसको सब लिख देना चाहिए। और जब डेटा आता है तो वैसे वैसे फिर आपको एनालिसिस करते रहना चाहिए। इसलिए सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए इसमें प्लान ऑफ एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में एक अंतिम चीज़ भी होती है, जो प्राय हम हिंदुस्तान में जो लोग PhD करते हैं वो हम नहीं देखते हैं। विदेशों में जो PhD होती है जनरली उसमें ये बात का आखिरी बात कही जाती है, और ये है कि डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, कि आप जो सामग्री इकट्ठा करने वाले हो, जो लोगों के पास जाके मिलने वाले हो, उससे संबंधित आप कैसा काम ये करने वाले हो, उसकी रणनीति क्या होने वाली है आपकी, ये आप वर्णन करते हो अपनी जो है मेथडोलॉजी के अंतर्गत। तो ये 8-9 चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है आप संक्षिप्त में मगर ठोस तरह से बताते हो कि आप कैसे कैसे काम करने वाले हो। और ये सब चीज़ें मिलकर जो है मेथडोलॉजी होती है। और मेथडोलॉजी जो है एक विशेष अंग होता है आपके PhD सिनॉप्सिस का और PhD थीसिस का। इसके लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी है आप मेथडोलॉजी कैसे काम करोगे, क्योंकि मेथडोलॉजी ही वही चीज़ है जो एक रिसर्च शोध को किसी अन्य रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट से भिन्न डिफरेंस करती है, उसका डिफरेंट करती है ना। तो आपको इस मेथडोलॉजी पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। रिसर्च मेथडोलॉजी आपको प्राय ये बात बताती है, और यह नियमानुसार करना ज़रूरी है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से करना ज़रूरी है, व्यवस्थित तरह से करना ज़रूरी है। इसलिए मेरे को ये किताब की ज़रूरत पड़ गई, और मैंने सब लिखा कि आपको कैसे कैसे ये काम करना चाहिए। तो जब आप सिनॉप्सिस पढ़ता है कोई आपका गाइड, तो उसमें ये बातें लिखी होनी चाहिए। और जब आप PhD लिखते हो और मेथडोलॉजी लिखते हो, तो मेथडोलॉजी का सेक्शन इंट्रोडक्शन शायद कोई आपका एक्सपर्ट पढ़े ना पढ़े, मेथडोलॉजी वो ज़रूर पढ़ेगा। और आखिरी में आपका जो चैप्टर आता है डिस्कशन या रिजल्ट्स के, वो भी आपका बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि ये आपके शोध का एक जो है ना महत्वपूर्ण और यूनिक जो है कंट्रीब्यूशन होता है उस रिसर्च के प्रति। तो यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगले कार्यक्रम में कल मैं जो आपको यूनिवर्स और सैम्पलिंग के बारे में आपसे मैं बातचीत कर सकता हूँ। धन्यवाद।